बचपन में ना हम सबने टेलीफोन नाम का वो एक मजेदार खेल जरूर खेला होगा। हाँ बिल्कुल। वो एक लाइन में खड़े होकर कान में फुसफुसाने वाला। सही कहा। तो आप पहले इंसान के कान में कोई बात बोलते हैं और जब तक वो बात पांचवें या छठे इंसान तक पहुंचती है ना, तो उसका पूरा मतलब ही बदल चुका होता है। एकदम सच है। मतलब आपने कहा नीला आसमान और आखिरी इंसान तक पहुंचते पहुंचते वो गीला सामान बन जाता है। हाँ, हमेशा यही होता है। लेकिन अ, जरा एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा टेलीफोन गेम जो 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 3,500 साल तक चला हो। 3,500 साल। हाँ, और जिसमें 5-10 लोग नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों ने हिस्सा लिया हो। और सबसे बड़ी बात, बिना एक भी अक्षर कहीं लिखे हुए। बिल्कुल बिना किसी कागज या पेन के। और जब आखिरी इंसान तक वो संदेश पहुंचा तो उसमें एक मात्रा या एक स्वर की भी गलती नहीं थी। सुनने में किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना। बिल्कुल लगता है, पर यह कोई कहानी नहीं है। आज के इस गहरे अध्ययन में हम भारत की इसी वैदिक और साहित्यिक परंपरा को खोलने वाले हैं। हाँ, हमारे पास यूनेस्को के कुछ बेहद विस्तृत दस्तावेज और शोध सामग्रियां मौजूद हैं। हमारा मिशन आज ये जानना है कि ये ज्ञान प्रणाली जो है, जो मानव इतिहास के सबसे बड़े डेटा ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स में से एक है, वो बिना किसी हार्ड ड्राइव के इतने लंबे समय तक कैसे बची रही। चलिए इसको खोल के समझते हैं। तो देखिए, इस विषय को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें विरासत शब्द को देखने का नजरिया बदलना होगा। अच्छा, वो कैसे? यूनेस्को का 2003 का एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। वो इसी नजरिए को बदलता है। मतलब अमूर्त विरासत की बात हो रही है। बिल्कुल। आमतौर पे जब हम विरासत बोलते हैं तो दिमाग में क्या आता है? पुरानी इमारतें, मूर्तियां या कोई पुराना किला। हाँ, ताजमहल या लाल किला जैसी चीजें। सही कहा। लेकिन ये कन्वेंशन कहता है कि हमारी विरासत सिर्फ वो नहीं है जिसे हम छू सकते हैं। इसमें हमारी मौखिक परंपराएं आती हैं, हमारी प्रदर्शन कलाएं आती हैं और सामाजिक प्रथाएं या ज्ञान प्रणालियां भी शामिल होती हैं। तो जब हम वैदिक परंपरा की बात कर रहे हैं तो हम किसी धूल भरी अलमारी में रखी पुरानी किताबों की बात नहीं कर रहे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। हम उन जीवित परंपराओं की बात कर रहे हैं जो आज भी भारत के अलग-अलग हिस्सों में गाई जा रही हैं और जी जा रही हैं। और इनमें चारों वेद शामिल है ना? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हाँ, और सिर्फ वेद ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ भी। इसके साथ ही जो हमारे संस्कृत के महाकाव्य हैं, जैसे रामायण और महाभारत, वो भी इसी विशाल नेटवर्क का हिस्सा है। लेकिन यहाँ ना एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। इंसान की याददाश्त तो बहुत धोखा देती है। हाँ, वो तो है। मतलब हम अक्सर कल खाई हुई चीज भूल जाते हैं। हाँ। तो ऐसे में 3,500 साल तक इतने विशाल ज्ञान को बिना लिखे कैसे बचाया गया? देखिए, कागज या पत्तों पर लिखने में एक बहुत बड़ी समस्या होती है। वो सड़ सकते हैं। बिल्कुल, वो सड़ सकते हैं, जल सकते हैं या समय के साथ दीमक उन्हें खत्म कर सकती है। शायद इसीलिए उन्होंने आवाज को अपना माध्यम चुना। हाँ, आवाज और याददाश्त। लेकिन आवाज में तो करप्शन या विकृति आने का खतरा और भी ज्यादा है ना? बिल्कुल। अगर किसी एक इंसान ने एक शब्द गलत याद कर लिया तो आगे की 100 पीढ़ियां तो वही गलत शब्द दोहराएंगी। और यहीं पर इस पूरी परंपरा की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग सामने आती है। इंजीनियरिंग। हाँ। और इसी इंजीनियरिंग को मान्यता देते हुए यूनेस्को ने 2008 में ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया था। अच्छा, तो ये काम कैसे करता था? इसे सुरक्षित रखने के लिए ना वैदिक पाठशालाओं ने, जिन्हें शाखा कहा जाता है, बहुत ही जटिल और कड़े नियम बनाए थे। इन नियमों को पाठ विधान कहा जाता है। पाठ विधान मतलब पढ़ने के नियम? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि शुरुआत होती है संहिता पाठ से, जो सीधा सीधा मंत्र पढ़ना होता है। हाँ, सामान्य वाक्यों का निरंतर पाठ। उसके बाद आता है पद पाठ। इसमें क्या होता है? इसमें वाक्यों को तोड़कर हर एक शब्द को अलग अलग बोला जाता है। अच्छा, ताकि कोई शब्द छूट ना जाए। सही कहा। लेकिन सुरक्षा की जो असली परतें हैं ना, वो इसके बाद शुरू होती हैं, जिन्हें विकृति पाठ कहते हैं। विकृति पाठ, इसमें क्या होता है? इसमें कई प्रकार हैं, जैसे क्रम पाठ, जटा पाठ और सबसे जटिल होता है घन पाठ। तो क्या इन अलग अलग पाठों में शब्दों को किसी गणितीय क्रम में आगे पीछे किया जाता है? बिल्कुल, गणितीय क्रम ही है ये। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। घन पाठ में ना शब्दों का क्रम कुछ इस तरह होता है। बताइए। पहले आप बोलेंगे पहला शब्द, फिर दूसरा शब्द। ठीक है। फिर आप उल्टा बोलेंगे, दूसरा और पहला। अच्छा।
फिर आप बोलेंगे पहला, दूसरा और तीसरा, फिर उल्टा, तीसरा, दूसरा और पहला, बाप रे, और अंत में फिर से पहला, दूसरा और तीसरा। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। हाँ, और ये सिर्फ एक छोटी सी कड़ी है। सोचे इस तरह पूरे के पूरे वेद को आगे पीछे और जोड़कर गाया जाता है। लेकिन यहाँ मुझे ना एक शंका हो रही है। कैसी शंका? अगर कोई छात्र किसी शब्द को गलत याद कर लेता है तो वो उस गलत शब्द को ही इस आगे पीछे वाले गणितीय क्रम में बिठाकर गा सकता है ना? इससे तो वो गलती भी हमेशा के लिए उस सिस्टम में लॉक हो जाएगी। तो फिर ये सुरक्षा कैसे हुई? बहुत ही शानदार सवाल है, और यहीं पर संस्कृत भाषा का जो विज्ञान है ना, वो काम आता है। अच्छा, संस्कृत का विज्ञान? हाँ, देखिए, संस्कृत एक ध्वन्यात्मक या टोनल भाषा है। इसमें स्वर का बहुत बड़ा महत्व है। टोन का? बिल्कुल। इसमें 3 मुख्य स्वर होते हैं। उदात्त मतलब उच्च स्वर, अनुदात्त मतलब निम्न स्वर, और स्वरित यानी मध्यम स्वर। जब 2 शब्द संस्कृत में जुड़ते हैं तो व्याकरण के संधि नियमों के कारण उनकी ध्वनि और स्वर पूरी तरह बदल जाते हैं। अच्छा, तो अगर मैं 2 शब्दों को जोड़ूं तो उनकी आवाज बदल जाएगी? हाँ, मान लीजिए शब्द अ और शब्द ब जुड़कर एक नया स्वर बनाते हैं। ठीक है। तो जब आप उन्हें घन पाठ में उल्टा करेंगे, यानी ब और अ करके जोड़ेंगे, तो एक बिल्कुल नया स्वर पैदा होगा। अरे वाह! अब अगर किसी छात्र ने एक भी शब्द गलत याद किया है या कोई शब्द भूल गया है, तो वो उल्टे क्रम में गाते समय वो सही स्वर उत्पन्न कर ही नहीं पाएगा। मतलब पूरी की पूरी लय और जो टोनल संरचना है वो टूट जाएगी। एकदम टूट जाएगी। और गुरु को तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है ना, वो ये है कि ये तकनीक तो बिल्कुल आधुनिक कंप्यूटर साइंस जैसी है। बिल्कुल है। आज हम डेटा को सुरक्षित रखने के लिए ब्लॉकचेन या अकॉस्टिक चेकसम का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ब्लॉकचेन में भी तो यही होता है। हाँ, मतलब अगर कोई एक ब्लॉक का डेटा बदलने की कोशिश करता है तो उसके आगे और पीछे वाले ब्लॉक्स का जो गणितीय हैश होता है वो मैच नहीं करता, और पूरा सिस्टम तुरंत एरर दिखा देता और है। यहाँ पे बिल्कुल वही हो रहा है। सही कहा आपने। अगर आपने एक शब्द बदला तो ध्वनियों की संधि और स्वर का गणित मैच नहीं करेगा और गुरु को तुरंत पता चल जाएगा कि कहाँ एरर है। हाँ, ये तो एक तरह का प्राचीन अकूस्टिक चेकसम ही हो गया। ये तुलना ना इस प्रणाली की गहराई को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। ये कोई सिर्फ शब्दों को रटना नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये ध्वनि विज्ञान का एक ऐसा मास्टर क्लास था जो ये सुनिश्चित करता था कि हजारों साल बाद भी मंत्र उसी आजुत्तीय फ्रीक्वेंसी और उसी शुद्धता के साथ गूंजे जैसे वे पहली बार गाए गए थे। कमाल की बात है। ऐतिहासिक रूप से इस विशाल एक्यूस्टिक नेटवर्क को जिंदा रखने का काम ब्राह्मण समुदायों ने पाठशालाओं में किया। हाँ, अनुष्ठानों में। ये एक बहुत ही कठोर और अनुशासित जीवन शैली थी। छात्रों को इन जटिल ध्वनि पैटर्न्स को मास्टर करने में ही 10 से 12 साल लग जाते थे। लेकिन अगर ये प्रणाली इतनी ही कठोर थी तो ये ज्ञान समाज के बाकी हिस्सों तक कैसे पहुंचा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। क्योंकि ये जो अकॉस्टिक चेकसम है ये तो एक बहुत ही बंद और सुरक्षित प्रणाली लग रही है। दर्शन शास्त्र, जीवन के मूल्य, नैतिकता, ये सब आम जनता तक पहुंचने के लिए किसी और माध्यम की तो जरूरत रही होगी। बिल्कुल जरूरत थी। क्योंकि जब हम स्रोत सामग्री का अध्ययन करते हैं ना, तो 2 बहुत ही भारी शब्द बार बार सामने आते हैं, श्रुति और स्मृति। हाँ, क्या ये दोनों इसी पहेली के 2 हिस्से हैं? अगर हम इसको थोड़े बड़े पैमाने पर देखें ना, तो श्रुति और स्मृति के बीच का ये संबंध ही भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे बड़ा डिजाइन एलिमेंट है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, श्रुति का अर्थ होता है जो सुना गया। वेद और उपनिषद श्रुति हैं। इन्हें ब्रह्मांडीय ध्वनियां माना जाता है जो ऋषियों ने सिर्फ सुनी। मतलब ये इंसानों द्वारा रचित नहीं मानी जाती। बिल्कुल। इसलिए ये अनंत है, अपरिवर्तनीय है। इनमें आप एक मात्रा का भी बदलाव नहीं कर सकते। और इसीलिए वो चेकसम प्रणाली बनाई गई थी ताकि श्रुति को लॉक किया जा सके। एकदम सही। और दूसरी तरफ है स्मृति, जिसका अर्थ है जो याद रखा गया। स्मृति लचीली है। इसमें हमारे महाकाव्य आते हैं, जैसे रामायण और महाभारत, पुराण आते हैं, धर्मशास्त्र और ढेरों स्थानीय कहानियां आती हैं। तो जो श्रुति के जटिल दार्शनिक विचार थे, उन्हें स्मृति ने कहानियों में बदल दिया। बिल्कुल। स्मृति ने उन्हें बहुत ही सरल और आकर्षक कहानियों में पिरो दिया। इसका मतलब अगर हम अपनी कंप्यूटर वाली एनालॉजी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो श्रुति वो मुख्य सोर्स कोड है जो पूरी तरह से लॉक्ड और सुरक्षित है।
उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। हम्म। लेकिन स्मृति ने उस ज्ञान को आम जनता के लिए एक ओपन सोर्स मॉडल में बदल दिया, क्या बेहतरीन तुलना की है आपने। बिल्कुल ऐसा ही है। जहां लोग उन विचारों को ले सकते हैं, उन्हें अपने तरीके से समझ सकते हैं और उनमें नई कहानियां या लोकल फ्लेवर जोड़ सकते हैं। हाँ, जैसे अगर आप महाभारत को देखें, महाभारत की कहानी में जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है वो सिर्फ एक राजाओं के युद्ध की कहानी नहीं है। सही बात है। सो उपनिषदों के सबसे गहरे दर्शन को एक इंसान के संघर्ष के जरिए समझा रहा है। और स्मृति की सबसे बड़ी खूबी भी शायद यही है कि ये समय और स्थान के साथ खुद को ढाल लेती है। बिल्कुल। जब श्रुति के विचार रामायण या महाभारत के रूप में स्मृति बनते हैं ना, हाँ। तो वो एक कथात्मक और नाटकीय रूप ले लेते हैं। मतलब थिएटर या नाटक का रूप। हाँ, यानी जो दर्शन शास्त्र पहले सिर्फ मंत्रों में था, हाँ। वो अब किरदारों में, उनके संवादों में और उनके नाटकों में जीवित हो उठता है। इसे सिर्फ अकेले में पढ़ा नहीं जाता। नहीं, इसे पूरे समाज के सामने क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदर्शित किया जाता है। रामलीला इसका एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। हाँ, रामलीला तो हर जगह होती है। और आपको पता है, यूनेस्को ने भी रामलीला को मानवता की अमूर्त विरासत के रूप में मान्यता दी है। अरे वाह! ये एक ऐसा मंच है जहां हर एक गांव, हर एक क्षेत्र रामायण की कहानी को अपने स्थानीय रंग और संस्कृति के साथ अपनाता है। तो वे मूल ज्ञान को कहानियों में ओपन सोर्स कर देते हैं। हाँ। लेकिन किसी किताब में कहानी पढ़ना और उस कहानी को साक्षात अपने सामने मंच पर महसूस करना, ये दो अलग बातें हैं। बहुत अलग बातें। स्रोत सामग्री में केरल के कुडियाट्टम नाम के एक प्राचीन संस्कृत थिएटर का जिक्र किया गया है। कुडियाट्टम। हाँ, इसे भी यूनेस्को ने 2008 में मान्यता दी थी। तो ये थिएटर कैसे इन कहानियों को पन्नों से निकालकर जमीन पर लोगों के बीच ले आता है? देखिए, कुडियाट्टम ना भारत के सबसे पुराने जीवित थिएटर रूपों में से एक है। अच्छा, कितना पुराना होगा ये? ये लगभग 2000 साल से केरल में प्रदर्शित किया जा रहा है। इसकी जड़ें भरत मुनि के नाट्यशास्त्र और शास्त्रीय संस्कृत नाटकों में गहराई तक फैली हैं। 2000 साल से लगातार? ये तो कमाल है। अब देखिए कि ये कैसे जुड़ा है। वेदों से जो ध्वनि और उच्चारण का विज्ञान निकला ना, उसने संस्कृत भाषा और व्याकरण को आकार दिया। उसी भाषा में हमारे महाकाव्य लिखे गए। ठीक है, और फिर कुडियाट्टम जैसी थिएटर ने उन महाकाव्यों को प्रदर्शन में बदल दिया। कुडियाट्टम में जो अभिनेता होते हैं वो बेहद जटिल याद किए हुए संवादों का उच्चारण करते हैं। मतलब उन्हें भी एक तरह का पाठ याद करना पड़ता है। बिल्कुल। और वो चेहरे के भावों और हाथों के विशेष इशारों, जिन्हें हम मुद्राएं कहते हैं, उनके जरिए पूरी कहानी बिना बोले भी समझा सकते हैं। बिना बोले, सिर्फ आंखों और हाथों से? हाँ। ये कोई साधारण नाटक नहीं है जो 2 घंटे में खत्म हो जाए। एक ही नाटक के एक छोटे से हिस्से को मंच पर प्रदर्शित करने में कई दिन लग जाते हैं। ये तो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बन गया। मतलब अगर आप सिर्फ एक चीज को, सिर्फ मंत्रों को देखेंगे तो आप पूरी तस्वीर समझ ही नहीं पाएंगे। सही कहा आपने। एक चीज दूसरी चीज को जन्म दे रही है। मंत्र से व्याकरण, व्याकरण से महाकाव्य और महाकाव्य से थिएटर। बिल्कुल। और इसी इकोसिस्टम को गहराई से समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को कैसे बांटता है। अच्छा, यूनेस्को की क्या श्रेणियां हैं इसमें? यूनेस्को ने इसके लिए 5 मुख्य क्षेत्र या डोमेन्स तय किए हैं। पहला है मौखिक परंपराएं, दूसरा है प्रदर्शन कलाएं, ठीक है, तीसरा है सामाजिक प्रथाएं और अनुष्ठान, चौथा है प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ा ज्ञान, और 5वां है पारंपरिक शिल्पकला। और भारत की ये जो वैदिक और साहित्यिक परंपरा है, ये तो इन 5 क्षेत्रों को एक साथ छूती है। बिल्कुल छूती है। चलिए इसको एक एक करके देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। मौखिक परंपराओं में तो सीधा सीधा हमारा वैदिक मंत्रोच्चार और श्रुति आ गई। हाँ, वो पहला डोमेन हो गया। प्रदर्शन कलाओं में कुडियाट्टम और रामलीला जैसे थिएटर आ गए। बिल्कुल। सामाजिक प्रथाओं और अनुष्ठानों में घरों और मंदिरों में होने वाले वो सारे यज्ञ और संस्कार आ गए जहां इन मंत्रों का इस्तेमाल होता है। एकदम सही। और जो चौथा क्षेत्र है ना, प्रकृति और ब्रह्मांड का ज्ञान, उसमें क्या आता है? उसमें इसी वैदिक परंपरा से निकला हुआ वैदिक ज्योतिष, गणित और आयुर्वेद आ जाता है। अरे हाँ, आयुर्वेद भी तो इसी का हिस्सा है। बिल्कुल। और यहाँ तक कि जो 5वां डोमेन है, पारंपरिक शिल्पकला, वो भी अछूती नहीं है। शिल्पकला कैसे जुड़ती है इससे? देखिए, जो मंदिर इन अनुष्ठानों के लिए विशेष रूप से बनाए जाते हैं, या कुडियाट्टम के अभिनेताओं के जो विशेष मुकुट और भारी परिधान बनते हैं, वो भी तो इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है ना। ओ, क्या बात है। मतलब सामवेद के गान से हमारा शास्त्रीय संगीत विकसित हुआ। हाँ।
और वैदिक उच्चारण को शुद्ध रखने की कोशिशों से पाणिनि जैसे विद्वानों ने दुनिया का सबसे वैज्ञानिक व्याकरण रच दिया। बिल्कुल सच है। ये ज्ञान का एक ऐसा जीवित शरीर है जिसकी हर नस एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इस सब का मतलब क्या है? 3,500 साल तक एक ऐसी प्रणाली ने काम किया जो अपने आप में पूरी तरह पूर्ण थी। लेकिन आज 21वीं सदी में इसकी क्या स्थिति है? क्या वो महान अकॉस्टिक चेकसम आज भी उतना ही मजबूत है? ये थोड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि जब हम स्रोत सामग्री के आंकड़ों की तरफ देखते हैं ना, तो एक बहुत ही डराने वाली तस्वीर सामने आती है। हाँ, आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। शुरुआत में पूरे भारत में 1,000 से भी अधिक वैदिक शाखाएं या पाठशालाएं सक्रिय थी। 1,000 शाखाएं? हाँ, और हर शाखा के पास वेदों को गाने और सुरक्षित रखने का अपना एक विशेष तरीका था, अपना एक अलग नोड था। बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में उन 1,000 में से सिर्फ 13 शाखाएं ही सक्रिय बची हैं। ये आंकड़ा ना इस बात का सीधा प्रमाण है कि ये जो विशाल मौखिक नेटवर्क था वो अब टूट रहा है। बहुत तेजी से टूट रहा है। सोचिए, जब 1,000 में से 987 शाखाएं लुप्त हो जाती हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमने उस प्राचीन ब्लॉकचेन के हजारों नोड्स खो दिए हैं। और जो डेटा उन नोड्स में था वो भी हमेशा के लिए चला गया। हाँ, आधुनिकता, वैश्वीकरण और बदलती हुई अर्थव्यवस्था ने उस पूरी गुरु शिष्य परंपरा पर भारी दबाव डाला है। जो परंपरा इस ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने की सबसे बड़ी रीढ़ थी। क्योंकि देखिए, आज के समय में किसी भी बच्चे के लिए 10-12 साल तक सिर्फ ध्वनि और उच्चारण का अभ्यास करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। खासकर तब जब उसे अपनी आजीविका कमाने के लिए आधुनिक शिक्षा की भी तो जरूरत है। यही आज की सबसे बड़ी चुनौती है। युवा पीढ़ी संस्कृत और इस पारंपरिक अनुष्ठानिक शिक्षा से कट रही है। जो गिने चुने विद्वान आज बचे हैं ना, उनके बाद शायद कई विशेष ध्वनियां और उच्चारण के तरीके हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे। तो क्या इसे बचाने के लिए कुछ किया जा रहा है? हाँ, इसी संकट को देखते हुए संरक्षण या सेफ गार्डिंग के प्रयास अब बहुत तेज कर दिए गए हैं। अच्छा, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? भौतिक दस्तावेजों को बचाने के लिए 2007 में ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स कहाँ रखी हैं? यह दस्तावेज पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में बहुत संभाल कर रखे गए हैं। लेकिन जो विरासत अमूर्त है, जो सिर्फ लोगों के गलों में और उनके दिमाग में है, उसे कैसे बचाया जा रहा है? उसके लिए भारत में संगीत नाटक अकादमी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जिसे IGNCA कहते हैं, हाँ। जैसी संस्थाएं दिन रात काम कर रही हैं। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं? अब उस प्राचीन अकॉस्टिक चेकसम को ना आधुनिक डिजिटल तकनीक का सहारा मिल रहा है। मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है? बिल्कुल। जो 13 शाखाएं बची हैं, उनके विद्वानों की उच्च गुणवत्ता वाली ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। ये तो बहुत जरूरी है। डिजिटल आर्काइविंग हो रही है, ऑनलाइन डेटाबेस बनाए जा रहे हैं, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए ये ज्ञान कम से कम डिजिटल रूप में तो सुरक्षित रहे। इसके अलावा गुरु शिष्य परंपरा को आर्थिक मदद देने और कूड़ियाट्टम जैसे थिएटर को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इस गहरे अध्ययन के आखिरी पड़ाव पर आकर अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि कैसे भारत की वैदिक और साहित्यिक परंपराएं सिर्फ पुरानी किताबों का कोई ढेर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हमने उस अकाउस्टिक चेकसम को समझा जिसने 3,500 साल तक बिना लिखे श्रुति को बिल्कुल सुरक्षित रखा। हाँ, वो ब्लॉकचेन वाली बात। हमने श्रुति से स्मृति तक के उस ओपन सोर्स सफर को देखा जिसने इस दर्शन को कहानियों और कुडियाट्टम जैसे थिएटर में बदल दिया। और अंत में हमने उस संकट को महसूस किया जहां 1,000 में से अब सिर्फ 13 शाखाएं बची हैं, जिन्हें बचाने के लिए अब जाकर डिजिटल आर्काइव्स का सहारा लिया जा रहा है। सही कहा। ये पूरी यात्रा हमें बताती है कि मानव मस्तिष्क की क्षमता कितनी अपार है। बहुत अपार है। मतलब बिना किसी बाहरी डिवाइस या हार्ड ड्राइव के हमारे पूर्वजों ने एक पूरी सभ्यता का ज्ञान, दर्शन, संगीत और व्याकरण सदियों तक सिर्फ अपनी याददाश्त के दम पर सुरक्षित रखा। यह हमारी सभ्यता की एक तरह से लिविंग मेमोरी है। और ये बात ना हमें आज के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आईना भी दिखाती है। कैसा आईना? देखिए, आज हम अपनी हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए पूरी तरह से क्लाउड स्टोरेज और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स पर निर्भर हो चुके हैं। हाँ, फोन नंबर भी याद नहीं रहते आजकल। वही तो, हमारा सारा ज्ञान तारों और सर्वरों में कैद है।
तो जरा इसी बात पर एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए किसी दिन अचानक एक बहुत बड़ा ग्लोबल पावर कट हो जाए। बाप रे। दुनिया की सारी ग्रिड्स फेल हो जाएं और हमारे सारे सर्वर और डिवाइस हमेशा हमेशा के लिए बंद पड़ जाएं। अगर ऐसा होता है ना, तो हमारी आधुनिक सभ्यता का लगभग सारा ज्ञान एक झटके में शून्य हो जाएगा। बिल्कुल शून्य। क्योंकि हमने याद रखना तो छोड़ ही दिया है। सही बात है। उस अंधेरे में क्या हमारे पास कोई ऐसी इंटरनल मेमोरी या कोई ऐसी जीवित परंपरा बचेगी जो हमारी कहानी को आने वाली पीढ़ियों तक बिना किसी स्क्रीन या बैटरी के पहुंचा सके? बहुत गहरा सवाल है ये। वैदिक परंपरा हमें याद दिलाती है कि विरासत हमेशा पत्थरों, इमारतों या सिलिकॉन चिप्स में नहीं होती। कभी-कभी सबसे मजबूत किले इंसान के दिमाग और उसकी आवाज में बनाए जाते हैं। बिल्कुल। क्या आज हम वो किले बनाना भूल गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको आज सोचना चाहिए। और इसी विचार के साथ हम आज के इस गहरे अध्ययन को यहीं विराम देते हैं।